उसके हाथों की हड्डियां नजर आने लगी थीं, उसके पैरों की हड्डियां नजर आने लगी थीं, उसकी ये वाली स्किन अंदर चली गई थी, एक अजीब सी हो गई थी वो। स्वागत है आपका फिर से एक बार द डर डायरीज के एक और एपिसोड में, मेरे यानी अहमद फराज के साथ। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप टाइम निकालकर हमारी स्टोरीज पर कमेंट करते हैं। मैं और मेरी टीम हम कोशिश करते हैं कि हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई कर सकें। और तहे दिल से शुक्रिया जो लोग कहानियाँ पसंद कर रहे हैं, मेरे नरेशन पसंद कर रहे हैं। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और फिर से कहता हूं, अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो हमारी ईमेल आईडी पे, द डर डायरीज़ के इंस्टाग्राम पे हमें भेजें। हम उनको देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे और फिर उसके हिसाब से आपको बताएंगे। शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है निरंजन और उनके फैमिली की। निरंजन 2022 में तकरीबन 52 साल के हैं। उनकी वाइफ सरोज 50 साल की हैं। 2 बच्चे हैं उनके, रोहन और प्रियंका। रोहन तकरीबन 21 साल का है और प्रियंका जो है वो तकरीबन 18 साल की है। निरंजन अपनी फैमिली के साथ 2022 में सिंगापुर में रहते हैं। वैसे वो सीतामढ़ी बिहार के रहने वाले हैं और एक बहुत बड़े जमींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं सीतामढ़ी के। यही नहीं, सीतामढ़ी में उनकी एक बहुत बड़ी हवेली भी है, पुश्तैनी हवेली, जो 1921 में उनके दादाजी के पिताजी ने बनवाई थी। लेकिन वो कहते हैं ना, बहुत सारे पुश्तैनी राज ऐसे होते हैं जो शायद किसी को पता नहीं होते, और जब वो निकल के आते हैं तो आपकी नींव तक हिला देते हैं। जुलाई 2022। निरंजन अपने घर में बैठे हुए हैं। वेंसडे की दोपहर है और अपने काम में लगे हुए हैं कि अचानक निरंजन का फोन बजता है। फोन पे नाम आता है मनोज। मनोज निरंजन का बहुत पुराना दोस्त भी है और सीतामढ़ी का रहने वाला है। मनोज इस वक्त उनकी हवेली का केस भी संभाल रहा है, वो केस जो निरंजन ने अपने कजन ब्रदर सुशील पर कर रखा है हवेली के पोजीशन के लिए। मनोज का फोन आया, मनोज का फोन उठाया और निरंजन ने हेलो बोला। अरे हाँ मनोज, कैसे हो? अरे भैया निरंजन, कैसे हो आप तो भूल ही गए। इतना साल हो गया आपको इंडिया आए हुए और आप तो अब बात भी नहीं करते, कहाँ गायब हो? अरे मनोज यार, तुम्हें पता तो है, बच्चे बड़े हो गए हैं, शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता है, बस इसलिए रह जाता है। हाँ, बहुत साल हो गए इंडिया आए हुए, बनाते हैं प्रोग्राम। अरे निरंजन भैया, अब तो आप प्रोग्राम बना ही लो, हम कह रहे हैं, क्योंकि अब तो आपको आना पड़ेगा। क्यों क्यों मनोज, ऐसा क्या हुआ? बात ऐसी है कि अब तो आपको आना ही पड़ेगा। कोई हवेली से रिलेटेड बात है क्या? अरे भैया, आप पहचान गए, देखो आपका दिमाग बहुत तेज है भैया। अरे भैया, सुशील भैया ने हवेली आपको सौंपने का फैसला कर लिया है। हमने सुशील भैया के वकील से मुलाकात करी और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए मना लिया है उनको। अब बस सुशील भैया एनओसी दे दें, चाबी आपकी, हवेली आपकी। अरे यार मनोज, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर, थैंक यू यार। और इतनी देर से फालतू बातें करे जा रहे हो, मेन बात पे आओ यार, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अरे भैया, हम तो कह रहे थे आपको हवेली दिलवा देंगे, बस एक शर्त है सुशील भैया की। क्या क्या शर्त है? वो ये कह रहे हैं कि हवेली बिक नहीं सकती, खानदान में ही रहनी चाहिए। वो क्या है कि ताऊ जी का भी यही कहना था, आपके पिताजी का भी पहले यही कहना था, सारे बुजुर्ग यही कह के गए हैं कि खानदान में रही है, पुश्तैनी हवेली है तो बेचना नहीं है। अरे ये क्या बात हुई मनोज, बेचने के लिए ही तो ले रहे हैं, और इसी बात की वजह से हमारी सुशील भैया से कभी नहीं बनी, ये क्या मतलब हुआ? खैर कोई बात नहीं मनोज, एनओसी और चाबी हाथ में आने दे, फिर देख लेंगे, फिर कौन रोक पा रहा है। ये कॉन्वर्सेशन करके निरंजन ने फोन रख दिया। तकरीबन 1-1.5 महीने बाद अगस्त 2022 में एनओसी और वो हवेली की चाबी मनोज के हाथ में आ गई थी।
मनोज ने निरंजन को इन्फॉर्म किया कि चाबी मिल चुकी है, एनओसी मिल चुका है। तो उधर से हिदायत यह आई कि हवेली की अब मरम्मत का वक्त है, क्योंकि हवेली तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा से बंद थी, तो हवेली में बहुत काम था। तो इसलिए अब यह तय हुआ था कि मनोज इस हवेली की मरम्मत कराएगा, इस हवेली को रहने लायक बनाएगा, और निरंजन अपनी फैमिली के साथ आके हवेली में कुछ वक्त बिताएगा। हवेली के बारे में आपको थोड़ा बताता चलता हूं। यह हवेली का कंपाउंड 1 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। एक है मेन घर, मेन हवेली, जो ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर 2 फ्लोर की हवेली है। हर फ्लोर पे 6 कमरे हैं, यानी टोटल 12 कमरों की हवेली है। एक बड़ा सा ड्राइंग रूम है, एक बड़ी सी बैठक है, बड़ा सा किचन है और आंगन है। और इन सब को अभी मरम्मत की जरूरत है। पीछे राइट हैंड साइड पे एक आउट हाउस है, जिसमें उस जमाने के सर्वेंट्स और उस जमाने की मेड वगैरह रहा करते थे, ताकि जिस वक्त जरूरत हो वो मालिकों की सेवा कर सके। दूसरी साइड पे पीछे एक गौशाला है, जहां पर उस जमाने में गायें बकरियां वगैरह पाली जाती थीं, उनको चारा खिलाया जाता था वगैरह वगैरह। और सामने एक बड़ा सा गार्डन है, जिसमें खेती की जाती थी, यानी वेजिटेबल्स वगैरह उगाई जाती थी और उसी को घर पे इस्तेमाल किया जाता था। तो ये बड़ा सा कंपाउंड 1 एकड़ में फैला हुआ है। अब इसी वजह से जो काम था वो काफी है। तो मनोज को यह हिदायत दी गई कि किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करके ये काम शुरू किया जाए। तो मनोज ने सीतामढ़ी शहर से राम प्रकाश नाम के कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया और उसको सारा काम समझा दिया। राम प्रकाश ने फर्दर मजदूर हायर किए बहुत सारे, और हर जगह पे अपना काम उसने शुरू करा दिया। हर मजदूर को अपना अपना काम अलॉट कर दिया। उसी में एक मजदूर था भूरा। भूरा को काम मिला था आउट हाउस ठीक करने का। अब आउट हाउस में प्रॉब्लम यह थी कि आउट हाउस की एक दीवार अंदर से पूरी काली पड़ गई थी, उस पे काला फंगस लग गया था, मोल्ड लग गया था। तो उसकी मरम्मत नहीं हो सकती थी, उसको तोड़कर ही दोबारा बनाना पड़ेगा, यह फैसला हुआ। भूरा को काम दिया, भूरा ने हथौड़ा लिया और उसको तोड़ना शुरू किया। काम करने के बाद कुछ घंटे बाद भूरा राम प्रकाश के पास आया और उसने बोला उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तो राम प्रकाश ने जब उसकी हालत देखी, वो पसीने में तर हो रहा था और सांस उसकी फूल रही थी, तो राम प्रकाश ने उसको फौरन घर जाने को बोला कि तू घर जा, कल आके काम कर लेना। भूरा ने अपनी साइकिल उठाई और अपने गांव की तरफ चल पड़ा। अब क्योंकि हवेली गांव से थोड़ी दूर थी, तो मजदूर साइकिल से आया जाया करते थे। भूरा चला गया। शाम को जो सारे मजदूरों ने काम अपना खत्म किया और अपने घर की तरफ चले, तो हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू हो गया था। और ऐसे टाइम पे मजदूर जब हवेली से गांव की तरफ जाया करते थे, तो एक लाइन में साइकिल आगे पीछे करके जाया करते थे। इसी बीच 2 मजदूरों को रास्ते में भूरा मिला, लेकिन जिस हालत में मिला था वो भूरा नहीं था, भूरा की लाश मिली थी। मजदूरों को भूरा की लाश नीम के पेड़ के नीचे औंधी पांव गिरी हुई मिली, जिसमें हाथ पैर उसके बिल्कुल ऐसे खुले हुए से हैं, आंखें एकदम फटी हुई सी हैं, मुंह खुला हुआ है और वो मरा हुआ पड़ा है। उसकी साइकिल कहीं गड्ढे में पड़ी हुई है और उसके चेहरे पर एक ऐसा डर है मानो वहां पर वो किसी चीज से भागता हुआ, डरता हुआ नीम के पेड़ के नीचे आया और वो चीज शायद उसके इतने करीब आ गई कि उसको देखकर ही उसकी मौत हो गई। कोई कट्स नहीं थे, कोई ब्रूजेस नहीं थे, कोई गिरने तक का कोई जख्म नहीं था उसकी बॉडी पर, कहीं पर कुछ नहीं था। पुलिस को बुलाया गया, फोरेंसिक के कुछ डॉक्टर भी आए और फिर यह बताया गया कि यह एक हार्ट अटैक से हुई मौत है। यह बात जब राम प्रकाश और मनोज को पता लगी तो वो भी वहां पहुंच चुके थे। वो पुलिस वालों से बात कर रहे थे। मनोज का ऑब्जेक्टिव इस वक्त यह था कि यह बात फैलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर यह बात शहर तक फैल गई कि एक मजदूर की मौत हो गई जो हवेली में काम कर रहा था, तो पहले तो मजदूर नहीं मिलेंगे काम करने को और दूसरा फिर खरीदने के लिए ग्राहक भी मुश्किल हो सकता है। तो मनोज ने और राम प्रकाश ने पुलिस के साथ कुछ सांठगांठ करके इस बात को वहीं दबा दिया और इसको हार्ट अटैक का नाम देकर रफा दफा कर दिया।
लेकिन गांव वाले जानते थे उसकी, जिन्होंने उसकी शक्ल देखी थी भूरा की, वो जानते थे कि ये मौत सिर्फ हार्ट अटैक से नहीं है। भूरा किसी चीज से इतनी बुरी तरह डर गया था कि उसकी मौत हो गई थी। मनोज ने ये मामला रफा दफा कर तो दिया था, लेकिन मनोज ने एक बात सबसे छुपाई थी। वो ये कि जब उसको भूरा की मौत का पता चला था तो भूरा की लाश जहां पर मिली थी वहां जाने से पहले वो घर के आउटहाउस में गया था, वहां ये देखने कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो काला मोल्ड है, काला फंगस है, ये नाक में चला गया या मुंह में चला गया, या इसकी वजह से भूरा को कुछ प्रॉब्लम हुई हो और उसकी वजह से हुआ हो, क्योंकि अगर ये बात भी फैल गई तो बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन मनोज ने जो वहां देखा, उसके पैरों तले जमीन निकल गई थी, क्योंकि जब वो आउट हाउस पहुंचा और उसने उस दीवार को देखा तो वहां वो फंगस की पपड़ी उखड़ी हुई थी बहुत जगह से, और एक जगह से दीवार भी टूटी हुई थी। पता लग रहा था कि भूरा ने यहां हथौड़ा मारकर दीवार तोड़ी है, लेकिन उस टूटी दीवार का ही एक हिस्सा जहां से वो काला मोल्ड निकला हुआ था, वहां दिखा था उसको एक खांचा, और उस खांचे में रखा हुआ था एक पीतल का कलश, और उस कलश को बंद कर रखा था एक लाल कपड़े से, और एक लाल धागे से उसको चारों तरफ से बांध रखा था। जब मनोज ने वो कलश देखा तो उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। कुछ देर वो उस कलश को घूरता रहा, लेकिन जब होश में आया तो उसको एकदम से जहन में आया कि अगर ये कलश की बात सब जगह फैल गई तो मनोज के जितने पैसे बनते हैं वो नहीं बनेंगे, क्योंकि निरंजन इसको बेच नहीं पाएगा, कोई ग्राहक मिलेगा नहीं, और मनोज का कट उसको मिल नहीं पाएगा, और यही नहीं, काम करने के लिए मजदूर भी नहीं मिलेंगे। इसलिए उसने पास पड़े सीमेंट पे और जो भी मलबा पड़ा था उसको उठाया और उस जगह को कवर करना ही मुनासिब समझा, और उस वक्त वो बात उसने सबसे छुपाई थी। लेकिन मनोज ये नहीं जानता था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। फाइनली अक्टूबर में वो दिन आ गया था जब फैमिली पटना पहुंच चुकी थी। अक्टूबर में हल्की हल्की ठंड भी होने लगी थी। पटना पहुंचने के बाद जब फैमिली एयरपोर्ट से बाहर निकली तो मनोज उनका इंतजार कर रहा था। अरे भाऊजी, अरे भैया जी, आइए आइए, स्वागत है आपका, बहुत साल बाद आए, चलो चलो हम लोग आपको लेके चलते हैं। अब पटना से सीतामढ़ी तकरीबन 8 सवा 8 घंटे की दूरी पर है, और ये हवेली सीतामढ़ी पहुंचने के बाद भी और आगे तकरीबन 20-25 किलोमीटर है। तो यानी अभी इस हवेली पहुंचने में तकरीबन 9 घंटे का सफर था। तो गाड़ी में मनोज गाड़ी चला रहा है, निरंजन उसके बगल में बैठे हैं, पीछे रोहन, प्रियंका और सरोज बैठे हैं। रोहन तो बैठते ही जैसे उसको पता था कि वो सोएगा, रोहन सो गया। प्रियंका और सरोज आपस में बातें करने लगे, और निरंजन मनोज से रैंडम सवाल पूछ रहा है कि किस तरह है, क्या है, कौन है, क्या काम हुआ, व्हाटएवर। इस तरीके से ये सफ़र बीत गया। जब वो सीतामढ़ी से आगे अपनी हवेली पर पहुंचे तो निरंजन सबसे पहले उतरा। उतरने के बाद मानो जैसे वो टाइम मशीन में बैठ के अपने बचपन में चला गया हो। वो घर के बाहर खड़े होकर घर को कुछ देर देखने लगा। बाहर के दरवाजे को देख रहा था, पूरी हवेली को देख रहा था। बाहर आंगन में एक लाइट जल रही थी जो पता लग रहा था कि अभी नई लगाई है कि ये है। उस लाइट से थोड़ा सा आंगन जैसे जगमगा सा रहा था। वो आंगन को देखकर वो सारी बातें उसको याद आ गईं जो बचपन में वहाँ खेला करता था, रहा करता था, अपने माँ बाप के साथ, अपने कज़न भाइयों के साथ जो चीज़ें किया करता था, सब याद आ गई। मानो वो कहीं ना कहीं अपने पुराने ज़माने में चला गया था। वहाँ खड़े होकर बोला, बहुत याद है इस घर के साथ। सारी फैमिली उतरी और मनोज सबको अंदर लेके गया। मनोज ने इन लोगों का रहने का इंतज़ाम घर के फर्स्ट फ्लोर पे किया था, क्योंकि सेकंड फ्लोर पे जाना मना था। मसला यह था कि काम अभी बाकी था, तो सेकंड फ्लोर पे कुछ काम चल रहा था, इसलिए सेकंड फ्लोर बंद था। बल्कि हिदायत ये थी कि सेकंड फ्लोर पे कोई नहीं जाएगा। सरोज, निरंजन, प्रियंका, रोहन घर के अंदर आते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे अपने अपने कमरे में सामान रखते हैं, और फिर मनोज ने खाने का इंतज़ाम कर रखा था।
वही बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर जहाँ शायद बचपन में निरंजन बैठ के अपने दादा दादी, अपने माँ बाप, अपने सारे ख़ानदान के साथ बैठ के खाया करते थे, उसी पुश्तैनी डाइनिंग टेबल पे ये सारी फैमिली बैठी हुई है। आज पहली बार निरंजन हेड ऑफ द फैमिली की सीट पर बैठे हुए हैं, तो बड़ी एक ठाकुर वाली फीलिंग आ रही है। वहाँ बैठकर वो अपने बच्चों को इस हवेली की हिस्ट्री बताते हैं। ये हवेली 1921 में निरंजन के परदादा ठाकुर रघुवीर प्रसाद सिंह जी ने बनवाई थी। रघुवीर प्रसाद सिंह जी उस वक्त बड़े रसूख, बड़े अमीर और जमींदार किस्म के इंसान थे और उनका एक औरा था, उनका एक औधा था वहाँ पर। यहाँ तक कि इस हवेली के बाहर लाइन लगा करती थी गांव वालों की, ताकि वो अंदर आके ठाकुर साहब से इंसाफ मांग सकें, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकें, अपने डिस्प्यूट सॉल्व करा सकें, कुछ भी कर सकें। ठाकुर साहब रोज़ सुबह अपनी बैठक में बैठ जाया करते थे और इन सब चीज़ों को एड्रेस किया करते थे। यहाँ तक कि अंग्रेज़ी सरकार के ऑफिसर्स भी ठाकुर साहब के पास आके बैठा करते थे, चाय वाय पिया करते थे। ये रसूख था इस ख़ानदान का, ये एक रुतबा था इस ख़ानदान का उस ज़माने में। तो ये सारी हिस्ट्री जब बताई निरंजन ने अपने बच्चों को, तो सरोज दूसरी तरफ बैठी हुई खामोशी से सब सुन रही थी। उनको शायद कुछ बात करनी थी निरंजन से, लेकिन उन्होंने उस वक्त वो बात करना मुनासिब नहीं समझा। सरोज ने वेट किया कि जब सब अपने अपने कमरे में चले जाएंगे तब वो बात करेंगी। जब रात को सब अपने अपने कमरे में चले गए, थक हार के खाना वाना खा के, तब सरोज ने निरंजन से बात करी और उनसे बोला कि इस घर की मरम्मत में पहले ही बहुत पैसा खर्च हो चुका है, और पैसा क्यों डालना है, इसको बेचना ही चाहते हैं ना आप। कुछ देर निरंजन खामोश रहा। वैसे निरंजन आया इसी इरादे से था कि इस हवेली को बेचना है, लेकिन न जाने क्यों इस हवेली में आने के बाद इरादा शायद थोड़ा सा डगमगाया था। पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। सरोज निरंजन की तरफ देखती हैं और बोलती हैं, निरंजन, आपको पता है ना इस घर में क्या हुआ था? हम दोनों जानते हैं इस घर में क्या हुआ था, फिर भी आप इस तरह से बातें कर रहे हैं। सरोज, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि यह बात यहां नहीं करनी है। यहां क्या, यह बात कहीं नहीं करनी है। किसी को नहीं बताना है कि इस घर में क्या हुआ था, और बच्चों के सामने तो बिल्कुल भी ये बात नहीं करना। इस घर में क्या हुआ था, ये बात दफन हो चुकी है, ये बात अब नहीं होगी। कहा ना बेचने आए हैं, बेचेंगे, बिल्कुल बेचेंगे। अभी सो जाओ। सरोज ने बात सुनी और खामोश हो गई, जैसे शायद अपने शादी के सारे सालों में वो हर ऐसी बात पर खामोश होती आई थी। अब निरंजन उस फैमिली से बिलोंग करते थे जहां पर मर्दों का आखिरी से होता था। औरत सिर्फ सुना करती थी, चाहे वो इंडिया में रहें चाहे सिंगापुर में। मर्द ने अगर कुछ कह दिया तो औरत को सिर्फ सुनना है। खैर, वो लोग सो गए और अगले दिन सुबह ही निरंजन मनोज के साथ उसकी लॉ फर्म चले गए किसी मीटिंग के लिए, शायद पार्टी वार्टी से मिलना था। और इधर घर में रह गए सरोज और उन बच्चे, जो अपने आप को अभी भी घर के एनवायरनमेंट और गांव के एनवायरनमेंट और आसपास के एनवायरनमेंट से अपने आप को एक्लेमेटाइज करा रहे थे। सरोज कहीं किचन में थी और काम कर रही थी, इधर प्रियंका पूरे घर को एक्सप्लोर कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो रोहन के पास आई, जो ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था, अपने मोबाइल पे कुछ देख रहा था, और रोहन से बोली, रोहन, तुम्हें कुछ एक स्मेल नहीं आ रही? मैं जब कल घर में आई थी तब भी मुझे ऐसी स्मेल आई थी, अभी मुझे इसमें ऐसी स्मेल आ रही है। कैसी स्मेल प्रियंका? यार, जैसे समथिंग इज बर्निंग, सम बर्न स्मेल। प्रियंका, इट्स अ गांव, इट्स इंडिया, ऐसी स्मेल आ सकती है। इट्स नॉट सिंगापुर मैन। नो नो रोहन, यू डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी डिफरेंट स्मेल। बहुत वियर्ड स्मेल है, जैसे केरोसिन की स्मेल होती है ना, वैसी स्मेल है। प्रियंका, यू स्मेलिंग द एयर, द पोल्यूशन, ठीक है? सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। ये बात कह के रोहन ने उसकी बात आई गई कर दी। हालांकि प्रियंका को यह स्मेल घर के अलग अलग कोने से बार बार आ रही थी। अब वो इसको इग्नोर नहीं कर पा रही थी। रोहन उठा और बाहर निकल गया। उसको अपने फोन में फोटोग्राफी करनी थी। शाम का वक्त हो रहा था, तो उसने सोचा सनसेट जैसे जैसे आएगा वो अच्छे
फोटोज़ ले पाएगा। और घर घर था बहुत बड़ा, हवेली थी, तो इसके फ़ोटोज़ वो चारों तरफ से लेना चाहता था ताकि उसकी एक एल्बम बन सके और वो इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सके। वो बाहर गया और घर के चारों तरफ से फ़ोटोज़ लेने लगा, कभी एक एंगल से, कभी दूसरे एंगल से, कभी तीसरे एंगल से, और हर तरीके से जैसे उसको लग रहा था कि लाइट अच्छी पड़ रही है वहाँ से फ़ोटो लिए। और फिर उसने सोचा कि गौशाला की तरफ चलता हूँ, वहाँ उसके फ़ोटो लूँगा। वो पैदल 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 गौशाला की तरफ जा रहा था और अपने लिए हुए फ़ोटोग्राफ्स को स्क्रॉल करके देख रहा था कौन सा अच्छा आया है, कौन सा सिलेक्ट करा जा सकता है, कि तभी उसकी नज़र एक फ़ोटो पे पड़ी जो उसने घर के बाहर से लिया था, जिसमें सेकंड फ्लोर भी आ रहा था। उसमें सेकंड फ्लोर की विंडो पे उसको एक साया सा नज़र आया। उसने जूम किया तो वाकई एक शैडो उसको नज़र आई थी खिड़की पर, और वो शैडो देखने पर किसी लड़की की लग रही थी, बल्कि वो शैडो किसी और लड़की की नहीं, प्रियंका की ही लग रही थी। वैसी हाइट थी, वैसे ही बाल लग रहे थे, बट प्रियंका तो अभी आंगन में थी ना, बात कर रही थी, तो इतनी जल्दी सेकंड फ्लोर पे कैसे पहुंच गई? और सेकंड फ्लोर पे क्यों गई जब मम्मी ने, पापा ने मना किया है सेकंड फ्लोर पे जाने को? अगर मम्मी को पता लगा तो बहुत गुस्सा करेंगी। रोहन उस वक्त फ़ोन भी नहीं कर सकता था क्योंकि वाईफाई कनेक्टेड नहीं था और इंटरनेशनल रोमिंग पे उसका नेटवर्क नहीं आ रहा था। उसने सोचा जब वापस जाएगा तो प्रियंका से बात ज़रूर करेगा कि क्यों सेकंड फ्लोर पे क्यों गई थी। वो वापस आया, उस वक्त उसने बात नहीं करी। फैमिली ने खाना वाना खाया और रात को तकरीबन 10 बजे के आसपास वो लोग अपने अपने कमरे में चले गए। प्रियंका पूरे दिन एक अजीब सी घुटन महसूस कर रही थी उस स्मेल की वजह से, इसलिए वो अपने कमरे में जाके उसने सबसे पहले खिड़कियां खोली। हवा अच्छी चल रही थी, अक्टूबर का मंथ था, तो उसने सोचा कि कम से कम इस ताज़ी हवा में सोएगी तो उसको घुटन महसूस नहीं होगी। हालांकि मच्छर थे पर उसको घुटन ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लग रही थी। सब अपने अपने कमरे में सो गए थे। तकरीबन 11:30 बजे रात को प्रियंका की चीख ने सबकी नींद तोड़ दी। प्रियंका बहुत बुरी तरह चिल्ला रही थी और चिल्लाए जा रही थी लगातार। उसकी लगातार चीख सुनकर रोहन और उसके मम्मी पापा सारे के सारे अपने अपने कमरे से निकले और सीधा प्रियंका की तरफ भागे। जब उसके कमरे में घुसे तो प्रियंका एक कोने में खड़ी हुई है, अपने आप में सिमटी हुई सी, दीवार से चिपकी हुई और बहुत डरी हुई लग रही है और अपने बालों को बार बार ऐसे झटक रही है जैसे कोई चीज झाड़ रही हो। उसकी माँ फौरन उसके पास गई और पूछा, बेटा प्रियंका क्या हुआ प्रियंका? तो प्रियंका माँ का हाथ पकड़ के रोने लगी, बहुत तेज, बहुत ज़ारो कतार रोने लगी। उसको बड़ी मुश्किल से प्रियंका को चुप कराया सरोज ने और पूछा क्या हुआ था। तब प्रियंका ने बताया कि वो इतनी गहरी नींद में थी कि उसको लगा कि वो इंडिया में नहीं, अपने घर सिंगापुर के ही बेड पर लेटी हुई है। और अक्सर क्या होता था वहाँ पर उस घर में कि जब प्रियंका गहरी नींद में जाती थी तो उसकी माँ उसके कमरे में आया करती थी, उसके बगल में बैठा करती थी और उसके सर पे प्यार से हाथ फेरा करती थी। प्रियंका को एग्जैक्टली वही फीलिंग हुई थी। वो सो रही है गहरी नींद में, उसको लग रहा है कि वो अपने सिंगापुर के बेड पर है, उसके सर पे कोई प्यार से हाथ फेर रहा है, उसकी माँ है। उसको लगा, जब उसको लगा कि उसकी माँ आई है तो वो पलटी, करवट ली माँ की तरफ, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तो एकदम से हैरान हो गई, उसकी आंख खुली तब उसको एहसास हुआ कि वो सिंगापुर के नहीं, इस वाले घर पे है। फिर उसने देखा कि खिड़कियाँ खुली हुई हैं, हल्की ठंडी हवा आ रही है। उसको थोड़ी सी ठंड भी लग रही थी, रात हो गई थी, अक्टूबर की ठंड थी। वो उठी खिड़कियाँ बंद करने के लिए कि अचानक से ज़मीन पे कुछ तप सी आवाज़ आई। जब उसने ज़मीन पर देखा, बाहर से जो रोशनी आ रही थी उसमें, तो एक बहुत बड़ी छिपकली उसके सर से नीचे गिरी थी ज़मीन पर तप करके। उसने छिपकली को देखा और उसकी चीख निकल गई। तब उसको समझ में आया कि वो जो सर पे हाथ फेर रही थी वो उसकी माँ नहीं थी, वो छिपकली शायद उसके सर पे और उसके माथे पे और उसके चेहरे पर चल रही थी। तब से वो अपना सर झाड़े जा रही है, अपने बाल झाड़े जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और चीज़ भी हो। उसको बड़ी इकी सी फीलिंग आ रही है। तब उसकी चीख निकली थी और ये कहकर प्रियंका फिर रोने लगी। सरोज उसको चुप करा रही है।
रोते रोते प्रियंका बोल रही है कि मैं अब इस कमरे में नहीं रहूंगी, मैं अब इस कमरे में नहीं रहूंगी, मुझे इस कमरे में नहीं रहना। आप माने या ना माने, इस कमरे में और इस घर में कुछ गड़बड़ है पापा, पापा कुछ गड़बड़ है इस घर में। आप लोग पता नहीं क्यों नहीं मान रहे हैं। मैं इस कमरे में नहीं रहूंगी। ओके बेटा ओके, तू शांत हो जा, ये कह के सरोज ने उसको गले लगा लिया। गले लगा के उसने नजर सीधे उठा के निरंजन की तरफ देखा। निरंजन उसकी तरफ देख रहा था और आंखें चुरा रहा था। माँ उठी प्रियंका को लेकर और बोली कि चल बेटा, आज तो इस कमरे में मत सो, तुझे रोहन के कमरे में ले जाती हूँ। रोहन और सरोज प्रियंका को लेकर रोहन के कमरे में चले गए थे। निरंजन अभी भी उस कमरे में ही खड़ा था, लेकिन उसकी नजर थी ऊपर, छत पर। वो छत पर नहीं देख रहा था, वो इस कमरे के ऊपर वाले कमरे के बारे में सोच रहा था, जो सेकंड फ्लोर पे था, जहां पर जाने को मना किया गया था, क्योंकि निरंजन जानता था कि उस कमरे में जो हुआ है, उसके बाद जो प्रियंका को एहसास हो रहा है, वो गलत नहीं है। अब प्रियंका और रोहन के कमरे के डबल बेड पर लेटे हुए हैं। दोनों भाई बहन लेटे हुए हैं, लेकिन दोनों में से किसी को नींद नहीं आ रही। प्रियंका एक तरफ करवट लेके अपने आप में ही सिमटी सी लेटी हुई है, रोहन दूसरी तरफ है, कुछ सोच रहा है ऊपर छत पे तरफ देखते हुए। और सोचते सोचते थोड़ी देर में प्रियंका से एक सवाल करता है, प्रियंका क्या तू आज सेकंड फ्लोर पे गई थी क्या? प्रियंका एकदम उसकी तरफ पलटती है और बोलती है, क्या बकवास कर रहा है, मैं क्यों जाऊंगी सेकंड फ्लोर पे, मना है ना वहां जाना, मैं नहीं गई थी। ये कह के वो पेड़ से करवट लेती है और सोने की कोशिश करने लगती है। रोहन दूसरी तरफ करवट लेता है और थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। फिर अपना फोन उठाता है और फिर से फोटोग्राफ्स खोलने लगता है, और फिर से वही फोटोग्राफ खोलता है जिसमें उसको वो शैडो नजर आई थी। फिर से वो जूम करता है गौर से देखने के लिए। अब इस बार प्रियंका के मना करने के बाद जब दोबारा वो उस साए को, उस शैडो को देखता है, तब उसको समझ में आता है कि वाकई ये शैडो उसकी बहन जैसी नहीं दिख रही, शायद ये कोई और है। और रात गुजर जाती है। अगले दिन ब्रेकफास्ट पे निरंजन पूरी फैमिली को बताता है कि उसको अभी के अभी दरभंगा निकलना पड़ेगा, जो कि वहां से तकरीबन 80-90 किलोमीटर की दूरी पर है। दरभंगा में एक पोटेंशियल बायर मिला है जो घर खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन उससे मीटिंग करने के लिए अभी निकलना पड़ेगा। तो मनोज और निरंजन नाश्ता करके दरभंगा के लिए रवाना हो जाते हैं। अब घर में रह जाते हैं सरोज, दोनों बच्चे और मंजू है राम प्रकाश की बीवी, जो राम प्रकाश के साथ आ जाती है सरोज का हाथ बटाने के लिए किचन में और घर के बाकी कामों में के लिए। मंजू को ज्यादातर किचन में खाना बनाने की ड्यूटी मिली हुई है। रोहन बोर हो रहा है और रोहन ने बोर होते हुए सोचा कि चलो आज आउट हाउस की फोटोग्राफी करेंगे और व्लॉगिंग करेंगे। वैसे उसने आउट हाउस अपने कमरे से देखा था, उसको क्रीपी लगता था, लेकिन वो आज करीब जाकर उसकी क्रीपीनेस को अपने व्लॉग में कैप्चर करना चाहता था। तो वो घर से बाहर निकल के व्लॉग बनाना शुरू करता है, जैसे कि आजकल व्लॉग्स बना रहे हैं लोग। वो पूरा रास्ता व्लॉग में कवर करता हुआ, इधर उधर की चीज़ें दिखाता हुआ, पूरी आउट हाउस के आसपास की ज़मीन, हवेली के आसपास की ज़मीन को दिखाता हुआ आउट हाउस के सामने पहुंच गया। जब वो आउट हाउस पे पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत बड़ा लोहे का ताला आउट हाउस पे लगा हुआ है। वो सोचने लगा कि एक आउट हाउस में इतना बड़ा ताला लगाने की ज़रूरत क्या है, कौन से राज दफन है, कौन सा खजाना गड़ा हुआ है। यही चीज़ वो अपने व्लॉग में दिखाने लगा कि कैसा क्रीपी उसका आउट हाउस है, किस तरह का क्रीपी उसका एंसेस्ट्रल होम है, वगैरह वगैरह। फिर उसने वीडियो बंद किया और वो उसके चारों तरफ घूमने लगा, ये देखने के लिए कि कहीं से कोई एंट्रेंस उसको दिख जाए तो वो अंदर जाके व्लॉगिंग करेगा। कोई एंट्रेंस तो उसको दिखी नहीं, लेकिन एक वॉल पे 3 साथ में खिड़कियां थी जो तीनों बंद थी। 2 तो बिल्कुल बंद थी, लेकिन एक खिड़की की लकड़ी शायद मौसम की वजह से थोड़ी फूल गई थी, जिस वजह से उसमें हल्का सा गैप आ गया था। वो उसमें से झांक कर अंदर देखने की कोशिश करने लगा। पहले उसको ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आया क्योंकि आउट हाउस में बिल्कुल अंधेरा था। फिर उसने एक आंख बंद करी और ऐसे आंख के ऊपर अपना हाथ लगा के वो देखने की कोशिश करने लगा। तब उसको
हल्के हल्के जब उसकी आंखें एडजस्ट हुई तो उसको चीज़ें नजर आनी शुरू हुई। आउटहाउस के एक कोने में रखी हुई थी एक चारपाई लोहे की। उसके पास रखे हुए थे मिट्टी के कुछ बर्तन, एक सुराही, 2-4 गिलास, इस तरह की चीज़ें। उसकी दूसरी तरफ कुछ और ज़रूरत का सामान रखा हुआ था, लेकिन बहुत पुराना, कुछ जैसे बहुत टाइम से इस्तेमाल ना हुआ हो। फिर उसकी नज़र पड़ी कमरे के सबसे डार्क कॉर्नर पर। वहाँ उसको एक इंसान का साया नजर आया। वो अपनी आंख को थोड़ा सा एडजस्ट करने लगा रब करके। फिर उसने देखा, उसकी आंख हल्के हल्के एडजस्ट हुई। तब उसको समझ में आया कि कोई औरत है जो वहां खड़ी है, दीवार की तरफ मुंह करके। रोहन उसके इस साइड है। वो औरत दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी है, कुछ कर नहीं रही। रोहन को इस वक्त डर नहीं लगा। वो हिप्नोटाइज सा होके उसकी तरफ बस देखे चला जा रहा था, और वो भी बस दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी हुई है। रोहन की आंखें थोड़ी और एडजस्ट हुई। तब उसको दिखा कि उस औरत का यहां से पूरा स्किन जला हुआ है, जैसे बर्न विक्टिम्स का हो जाता है, खाल अजीब सी आपस में मर्ज हो जाती है। समझ में आता है कि पूरा एरिया जला हुआ है। यहां से पूरा सा उसको जला हुआ नजर आ रहा था। और फिर उस साए ने, उस औरत ने एकदम रोहन की तरफ देखा। जब उसने रोहन की तरफ देखा और रोहन को यह समझ में आया कि उस औरत ने रोहन की तरफ देख लिया है, तब रोहन एकदम से डर गया। तब भी उसको चेहरा उसका नजर आया। वो जला हुआ चेहरा पूरे में था। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था। उसकी पूरी स्किन जैसे पिघल सी रही हो, आपस में कुछ मर्ज कर गई हो, जैसे बर्न लोगों के साथ होता है। ये देखा उसने और रोहन एकदम से डर गया, एकदम से बहुत ज्यादा घबरा गया और एकदम से पीछे आया और गिर गया। उसके हाथ से मोबाइल भी गिर गया उसका, और इतना डर गया कि उसके हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे थे। इतना डर गया कि उसकी मुंह से चीख नहीं निकल रही थी। तब उसको एहसास हुआ कि ये तो दिन का टाइम है। उसकी आंखें अंधेरे में इस तरह से एडजस्ट हो गई थी कि उसको रोशनी में भी एडजस्ट होने में कुछ सेकंड लगे। फिर वहां से उठा, मोबाइल उठाया और भागा घर की तरफ। भागते भागते वो वहां पहुंचा जहां मजदूर काम कर रहे थे, एकदम से आके रुक गया। उसको मजदूरों को देखा, मजदूरों ने उसकी तरफ देखा। उसको थोड़ा एम्बैरेसिंग से लगा कि मजदूर उसकी तरफ देख के बोलेंगे कहाँ से भागता हुआ आ रहा है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता चलते रहा और फिर थोड़ी स्पीड तेज करी और एकदम से चल चल के अपनी माँ के पास आ गया। माँ किचन में थी। माँ किचन में खड़ी है, रोहन उसके बगल में खड़ा है, मंजू पीछे की साइड खड़ी है। मंजू की पीठ सरोज और रोहन की तरफ है और मंजू कढ़ाई में कुछ बना रही है। जब सरोज ने रोहन की तरफ देखा तो माँ समझ जाती है। माँ समझ गई और उसने पूछा, क्या हुआ, तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं और हाफ क्यों रहा है? वो कुछ नहीं माँ, मैं वो बाहर जो आउट हाउस है उसमें कोई रहता है क्या? मैं भी गया था ऐसी फोटोग्राफी करने, तो मैंने किसी को। जैसे ये बात बता रहा था, मंजू एकदम से पलटी और बोली, भैया आप उस बाहर वाली झोपड़ा में गए थे क्या? भैया वहां मत जाना, वहां नहीं जाते। आप जब तक यहां हो तब तक उससे दूर ही रहना। सरोज ने मंजू की बात काटते हुए बोला, अरे मंजू तू क्या बकवास बोल रही, तू अपना काम करना, सब्जी बनी क्या देख। मंजू ने सरोज की बात को इग्नोर सा कर दिया। इधर उधर देखा दरवाजे की तरफ और फिर सरोज की तरफ अपने आप को लीन करके हल्की सी विस्पर आवाज में बोली, भाऊजी गांव में इस हवेली के बारे में बातें होती हैं, इस घर के बारे में बातें होती हैं। मेरी सास ने बताया था मुझे कि कैसे इस घर के दूसरे माले पर एक कमरे में आग लग गई थी, और तब से ही ना यहां पर कुछ ना कुछ गलत हो ही रहा है। आप देख लो ना उस मजदूर को, भूरा को, जिसकी मौत हो गई। ये बोलकर मंजू ने उस वक्त सब कुछ सरोज और रोहन को बता दिया, वो सारी चीजें भी जो अभी तक मनोज ने किसी को नहीं बताई थी। सब कुछ, भूरा कौन था, वो आउट हाउस में काम कर रहा था, उसकी मौत कैसे हुई, उसकी लाश कैसे मिली और क्या, सब कुछ। और सरोज ये सुनकर एकदम सत्य में आ गई थी और रोहन तो जैसे पीला सा पड़ गया था ये सब सुनकर।
जब रोहन ने यह सुना तो वो सत्य में आ गया था, पीला सा पड़ गया था। ये सुनने के बाद उसने भी अपनी माँ को सब बता दिया कि उसने आउट हाउस में क्या देखा, उसको कैसे वो औरत, जली हुई औरत, उसको वहां नजर आई। ये सब बता दिया। सरोज इतनी डर गई थी कि उस वक्त उसको निरंजन को फोन करना ही सही समझा। उसने फोन उठाया, निरंजन को फोन किया। निरंजन बैठा था मनोज के साथ और उस पोटेंशियल बायर के साथ। उसने अपने आप को एक्सक्यूज किया, बाहर आया और फोन उठाया। हाँ, क्या हुआ? निरंजन ने कहा। सरोज ने निरंजन को सब कुछ बता दिया। रोहन ने क्या देखा, रोहन के साथ क्या हुआ, मंजू ने क्या बताया, भूरा के साथ क्या हुआ, सब कुछ। थोड़ी देर के लिए फोन पे बिल्कुल साइलेंस था। फिर निरंजन बोला, अरे हाँ, वो बताया था मनोज ने मुझे कि एक वर्कर की डेथ हो गई थी, पर वो हमारे एस्टेट में नहीं हुई, हमारे प्रॉपर्टी में नहीं हुई, वो बाहर गांव के साइड हुई है। और ऐसी बातें लोग फैला देते हैं यार, कॉन्स्पिरेसी भी तो हो सकती है, क्या पता किसी ने कुछ ऐसे करवाया हो। और रोहन ने जो देखा वो हो सकता है कि कुछ उसका भ्रम हो या कोई एक्चुअली कुछ ऐसा करवाना चाह रहा हो ताकि ये बात फैले और हमारा घर ना बिके। देखो सरोज, डील होने वाली है, ठीक है? इस डील को अभी नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है? तो अभी ये सब बातें बिल्कुल बिल्कुल किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सरोज फिर खामोश हो गई थी, हमेशा की तरह, जैसे आज तक इतने सालों में खामोश होती आई है। सरोज जानती थी कि ये घर बिकने के बाद जो पैसा आएगा वो इस फैमिली के लिए कितना इंपॉर्टेंट था। कोविड-19 और बच्चों की एजुकेशन में इतना पैसा लग गया था, इतना फाइनेंशियल धक्का लगा था कि ये पैसा उनको वापस ट्रैक पे ला सकता था। उनके ऊपर जो डेट थे, लोन्स थे, उनको ख़त्म कर सकता था। इसलिए सरोज खामोश हो गई। थोड़ी देर साइलेंस के बाद निरंजन बोला, हेलो सरोज, सुन रही हो ना? मैं आज नहीं आ पाऊंगा, मैं बायर के साथ ही हूँ यहाँ पर, उनको डिनर भी कराना है रात को, और यहाँ से रात में मैं किसी होटल में रुक जाऊंगा, सुबह जल्दी आता हूँ। ये कह के निरंजन ने फोन काट दिया। सरोज ने भी फोन देखा और रख दिया। अब शाम का वक्त हो चुका है। सरोज, रोहन और प्रियंका घर में फिर से अकेले हैं। राम प्रकाश जा चुका है, वर्कर्स जा चुके हैं, मंजू जा चुकी है। सरोज ने रात का खाना बनाया, तीनों ने टेबल पे बैठ के खाया, लेकिन किसी ने भी एक दूसरे से कोई बात नहीं करी। प्रियंका ने चुपचाप जो बना था वो खाया, बिना किसी शिकायत के, कोई बात नहीं करी। रोहन ने खाना बहुत थोड़ा सा खाया, शायद अभी भी ट्रॉमेटाइज था। सब अपने अपने कमरे में चले गए। उस रात सरोज और प्रियंका एक कमरे में थे और रोहन अपने कमरे में था। तकरीबन रात को 1:30 बजे के आसपास सरोज और प्रियंका को रोहन के पुकारने की आवाज आई। चीखने की नहीं, चिल्लाने की नहीं, पुकारने की आवाज, जैसे कोई नींद में बड़बड़ा रहा हो, नींद में पुकार रहा हो। प्रियंका और सरोज उठे और कॉरिडोर से होते हुए रोहन के कमरे में पहुंचे और रोहन के कमरे में सीधा एंटर किया तो देखा रोहन अपने बेड पर पड़ा हुआ है, आंखें बंद हैं और पसीने में तर है बिल्कुल। कमरा बहुत वार्म है क्योंकि खिड़कियां विड़कियां सब बंद हैं, लेकिन रोहन अपने बेड पे लेटा हुआ शिवर कर रहा है और उसका चेहरा और वो बिल्कुल एकदम पसीने में तर हो चुका है। वो एकदम सरोज उसके पास गई और उसका देखा कि उसका बदन देखा कि उसको बुखार से तप रहा है। प्रियंका को बोला, जाओ बेटा जल्दी से किचन से ठंडा पानी लिया, इस पे ठंडी पट्टियां रखनी पड़ेंगी। प्रियंका किचन चली गई पानी लाने के लिए और सरोज ने सोचा कि इसको पैरासीटामोल भी देनी जरूरी है, तो बगल में जो साइड टेबल थी उसकी ड्रॉर से पैरासीटामोल निकालने के लिए जब वो लीन हुई तब उसकी नज़र रोहन के हाथ पर पड़ी। रोहन के हाथ पर, सीधे हाथ पर 3 और उल्टे हाथ पर 2 स्क्रैच के निशान थे, जैसे किसी ने नाखून इतनी जोर से गड़ाया हो कि उसकी स्क्रैच के निशान उसके हाथ पर पड़ गए। रोहन, ये कैसे हुआ? रोहन की आंखें बंद है और वो बस लेटा हुआ है। पता नहीं मम्मी, मैं नहीं जानता। आपको बदबू आ रही है क्या मम्मी? मुझे सुबह से बहुत बदबू आ रही है, जलने की बदबू आ रही है, केरोसिन की बदबू आ रही है। रोहन बेटा तू शांत हो जा, मैं दवाई देती हूँ। उसने
पैरासीटामोल रोहन को दी, पानी पिलाया और प्रियंका का वेट करने लगी। थोड़ी इरिटेट हो गई कि प्रियंका अभी तक आई क्यों नहीं। प्रियंका को आवाज लगाई, प्रियंका जल्दी लिया बेटा पानी। कोई रिप्लाई नहीं था। थोड़ी ज्यादा इरिटेट हो गई कि सारा काम उसे करना पड़ता है। उठी और सीधा किचन में गई, प्रियंका। बट प्रियंका वहां नहीं थी। थोड़ी और इरिटेट हुई, उसने जल्दी से पानी भरा एक बर्तन में और वापस रोहन के रूम की तरफ जाने के लिए स्टेयर्स ली। अब वो स्टेयर्स ग्रैंड स्टेयर्स थी, तो जब उस पर आप चढ़ते थे तो आपको दोनों फ्लोर के कमरे कहीं ना कहीं चारों तरफ से नजर आते थे। सरोज आहिस्ता आहिस्ता स्टेयर्स चढ़ रही है। स्टेयर्स चढ़ते चढ़ते उसको सेकंड फ्लोर से ठक 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 की आवाज आ रही है, जैसे कोई दरवाजा बार बार खुल रहा हो बंद हो रहा हो, खुल रहा हो बंद हो रहा हो। शायद हवा की वजह से। वो जाते जाते भी प्रियंका का नाम पुकारती हुई गई, लेकिन प्रियंका का कहीं से आवाज नहीं आई। अब उसकी इंस्टिंक्ट ये कह रही थी कि उसकी बेटी प्रियंका कहीं सेकंड फ्लोर पे तो नहीं चली गई। उस दरवाजे की खटखट सुनने के बाद वो जल्दी से फर्स्ट फ्लोर पे पहुंची। वो पानी का बर्तन रोहन के कमरे में रखा और एकदम से सेकंड फ्लोर पर चढ़ने लगी। जैसे जैसे वो सेकंड फ्लोर पर चढ़ रही थी, मिट्टी के तेल, केरोसिन की बदबू और जलने की बदबू और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और उस दरवाजे की आवाज़ खट 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 तेज़ हो रही थी। वो हनुमान चालीसा पढ़ते 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 सेकंड फ्लोर पर पहुंची, जो बिल्कुल गुप अंधेरे में था इस वक्त। वो किसी तरह से सेकंड फ्लोर पर पहुंची और वहाँ कॉरिडोर में टटोल टटाल के उसने लाइट जलाई। कॉरिडोर की लाइट जली। कॉरिडोर में वो कमरे का दरवाज़ा उसको ठक 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 करता हुआ नजर आ रहा था। तो वो पहुंची दरवाजे की तरफ। दरवाज़ा उसने खोला और दरवाजे के एज पे खड़े होकर प्रियंका को पुकारा, प्रियंका बेटा तू कहाँ है? अंदर से प्रियंका की आवाज आई, मम्मी मम्मी सब जल रहा है, सब जल रहा है, सब जल रहा है मम्मी, सब जल रहा है, सब जल रहा है। प्रियंका इस तरीके से चिल्ला रही थी जैसे जो वो सब जल रहा है, सब जल रहा है बोल रही है, वो खुद जल रही हो। किसी तरह से सरोज अंदर गई और प्रियंका को अंधेरे में टटोला, तो प्रियंका एक कोने में खड़ी हुई है और बस ये चिल्ला रही है कि सब जला दिया, सब जला दिया, सब जला दिया। और इस तरीके से तड़प रही है। उसका चेहरा, उसकी हरकतें, उसके हाथ पैर इस तरीके से चल रही है कि जैसे वो खुद जल रही हो। वो दर्द, वो पीड़ा वो खुद महसूस कर रही हो। उसके हाथ पे, उसके पैरों पे आग लगने की। वो बार बार अपने हाथ ऐसे झाड़ रही है, ऐसे अपने आप को वो कर रही है और बस ये बोल रही है, मम्मी सब जल गया, सब जल गया, सब जला दिया, सब जला दिया। वो किसी तरह से प्रियंका को पकड़ के गले लगाती है, उसके सर पे हाथ फेरती है, उसको बोलती है, बेटा कुछ नहीं हुआ, तू ठीक है बेटा, तू ठीक है, कुछ नहीं हुआ तुझे। मम्मी सब जला दिया, सब जला दिया, सब जला दिया, सब जला दिया। ये कहते कहते प्रियंका वहीं बेहोश हो जाती है। उस इंसिडेंट को अब तकरीबन 2 से 3 दिन हो चुके हैं। इस वक्त निरंजन और सरोज हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में एक बेंच पे बैठे हुए हैं। दोनों बच्चे उस हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उस रात जब वो बेहोश हो गई थी तो सरोज ने सीधा राम प्रकाश को फ़ोन किया था, क्योंकि सबसे करीब राम प्रकाश ही था। राम प्रकाश मंजू अपनी बीवी के साथ वहाँ पहुँचा। सब मिलकर बच्चों को नज़दीक के नर्सिंग होम में ले गए थे। अगले दिन सुबह सुबह जब निरंजन वहाँ पहुँचा तो सब ने मिलकर उन बच्चों को पटना के एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया था। अभी दोनों बच्चे रिकवरी मोड पे थे। निरंजन ने सोचा कि क्योंकि सुशील भैया जिन्होंने ये एनओसी दिया था, जिनके पास कायदे में ये हवेली होनी चाहिए थी एज अ पोजेशन, वो इस वक्त दिल्ली में थे। सुशील भैया निरंजन के ताया जी के बेटे थे, यानी कि निरंजन के कज़न, और उन्हीं से ये केस कहीं ना कहीं जीतकर ये हवेली निरंजन के पास आई थी। फिर भी निरंजन ने सुशील को फ़ोन करना ठीक समझा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आया कि बच्चों के साथ ये जो हुआ है इसका क्या किया जाए।
सुशील ने जैसे ही बच्चों के बारे में सुना, सब कुछ छोड़ छाड़ के उन्होंने दिल्ली से फ्लाइट ली और सीधा पटना पहुंच गए। सुशील भी हॉस्पिटल पहुंचे। सुशील एक तरफ बैठे हैं, सामने निरंजन और सरोज बैठे हैं। सब खामोश हैं, एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं कर रहे। पर एकदम सुशील निरंजन से पूछते हैं, निरंजन, तूने कभी सोचा कि मैंने इतनी बड़ी हवेली तेरे नाम ऐसे क्यों कर दी? क्यों एकदम से बिना कुछ कहे एनओसी दे दिया? मैं भी तो बेच सकता था। मैं तो यहां इंडिया अपनी प्रॉपर्टी बेचने ही आया था, तो मैं भी तो बेचकर पैसे ले जा सकता था। कभी तूने सोचा कि क्यों मैंने इतनी आसानी से तेरे हवाले कर दी? कभी गौर किया? निरंजन के पास कोई जवाब नहीं था, वो खामोश बैठा रहा। तो सुशील बोला, मैं बताता हूं क्यों। तुझे तो याद भी नहीं होगा, तू बहुत छोटा था। क्या तुझे प्रेमबदा चाची याद है? प्रेमबदा चाची 1973 में सुशील के पिताजी के 3 भाई थे टोटल। उनके पिताजी जो सबसे बड़े थे, उसके बाद निरंजन के पिताजी, और सबसे छोटे थे मिथिलेश। मिथिलेश क्योंकि तीनों भाइयों में सबसे छोटे थे और ठाकुर खानदान के छोटे चिराग थे, तो जरा पैम्पर्ड ज्यादा थे और उनको पार्टी वार्टी करना भी काफी पसंद था। ऐसे ही कहीं रोम अराउंड करते हुए उनको एक बार गांव में एक लड़की दिख गई जिसका नाम था प्रियंवदा। उनको प्रियंवदा देखते ही इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपने घर में बोल दिया कि मैं प्रियंवदा से ही शादी करूंगा। हालांकि प्रियंवदा से शादी के लिए उनके घर में कोई भी शख्स राजी नहीं था। उनकी माँ, उनके बाप, भाभी वगैरह कोई भी राजी नहीं था, क्योंकि प्रियंवदा एक छोटे गांव के छोटे किसान की बेटी थी जिसके पास बहुत ही छोटा सा एक जमीन का टुकड़ा था। तो इस खानदान में सबसे बड़ी बात यह थी कि वो अगर शादी करके आएगी तो अपने साथ क्या लाएगी? कुछ भी नहीं। और इतना बड़ा खानदान इतने छोटे घर में शादी क्यों करे? लेकिन मिथिलेश तो मिथिलेश थे। उन्होंने बोला कि मुझे तो प्रियंवदा से ही शादी करनी है। अब गांव में अगर ठाकुर खानदान से कोई कुछ बोल दे तो गांव वालों को करना पड़ता है। प्रियंवदा अपने गांव में एक लौती लड़की थी जिसने 12th पास करी थी और वो आगे पढ़ने के बाद टीचर बनना चाहती थी। लेकिन जब ठाकुर खानदान से रिश्ता आया तो पढ़ाई तो डेफिनेटली छोड़नी ही थी, क्योंकि शादी का वक्त आ गया था। प्रियंवदा उस वक्त तकरीबन 18-19 साल की रही होगी और मिथिलेश और प्रियंवदा की शादी हो गई। शादी भी एक बहुत ही छोटा अफेयर था। मंदिर में शादी कर दी गई, जरा से उसमें कोई ज़्यादा फंक्शन नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ। उतनी आलीशान शादी नहीं थी जैसे बाकी भाइयों की शादी हुई थी। और जब सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपना घर छोड़ के प्रियंवदा मिथिलेश के घर आई तो दरवाजे से ही उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया था। उसकी पूजा ढंग से नहीं की, उसका गृह प्रवेश ढंग से नहीं किया गया और उसको वहीं से ताने सुनाने शुरू कर दिए थे कि ये छोटे घर की है, इसको किसी चीज़ की क्या ज़रूरत। वो घर में आ गई थी, लेकिन उसकी सास ने और बाकी लोगों ने मिलकर उसको नौकरानी से बदतर काम दिए थे। सारे घर की लॉन्ड्री उसको करनी होती थी, कपड़े धोने होते थे, सारे लोगों के बर्तन वो साफ किया करती थी। हालांकि इतना बड़ा खानदान था, इतना बड़ा घर था, इतने पैसे वाले लोग थे, नौकर चाकर बहुत थे, लेकिन फिर भी प्रियंवदा को ही सारे काम दिए गए थे। जब शुरू शुरू में मिथिलेश ने थोड़ा सवाल भी उठाया कि भाई ये काम तो नौकर भी कर सकते हैं, तो जवाब सिंपल आता था प्रियंवदा की सास से कि ये तो अपने बाप के छोटे घर से आई है, इसको तो ऐसे काम करने की आदत होगी, तो जब अगर थोड़ी मेहनत कर भी लेगी तो क्या जा रहा है, और नौकरों को तो और काम रहते हैं हमारे, ये कह के टाल दिया करते थे। जैसे प्रियंवदा को घर में कोई चाहता ही नहीं था कि वो रहे, इसलिए उसके साथ बदसलूकी बहुत ज्यादा होने लगी थी। देखते 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 टाइम बीतता रहा। प्रियंवदा सब बर्दाश्त करती रही, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको सिर्फ एक सुकून था। इस बीच के शुरू में मिथिलेश उसके साथ शाम को बैठ के, रात को बैठ के थोड़ी प्यार भरी बातें कर लिया करता था। उसको ये पता था कि मिथिलेश उससे मोहब्बत करता है, प्यार करता है, इसलिए वो सब बर्दाश्त करती गई। लेकिन
जब कंटिन्यूसली मिथिलेश के कान भरे जाने लगे ये कह के कि ये छोटे घर की औरत है, क्या लेकर आई है, क्या ही आगे दे पाएगी। बार बार ये बोला गया कि इतने बड़े ख़ानदान के इतने बड़े चिराग मिथिलेश जी ने एक छोटे ख़ानदान की लड़की से शादी कर ली तो क्या इज़्ज़त रह गई। जब ये बोला गया कि अब तो इतना टाइम हो गया है, अभी तक कोई प्रेगनेंसी की न्यूज़ नहीं है, इतने दिन में तो बड़ी बहू ने एक लल्ला घर में दे दिया था और अभी तक इस तो कुछ हो भी नहीं रहा, इसका मतलब या तो ये बांझ है या कुछ और बीमारी है जो छोटे घर की लड़कियों को लग जाती है। कंटिन्यूसली ये बात मिथिलेश के दिमाग में डाली जाने लगी और 1-1.5 साल में ही मिथिलेश का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया। मिथिलेश को पार्टी करने की तो आदत पहले से ही थी। वो पहले से ही रात को बहुत ड्रिंक करके आया करता था। बीच में कुछ टाइम जब प्रियंवदा से उसकी बॉन्डिंग अच्छी थी तब ये पीने का सिलसिला कुछ कम हुआ था, लेकिन फिर बढ़ गया। और अब तो ये आलम था कि वो रात को जब पी के आता था और प्रियंवदा ने अगर ज़रा सा पूछ लिया या कुछ कह दिया तो उसको मारता था बहुत। प्रियंवदा अब चारों तरफ से फिजिकली मेंटली पिटने लगी थी। उसकी हालत बहुत ख़राब होने लगी थी। जितनी खूबसूरत वो पहले हुआ करती थी उतना ही वो डल होती चली जा रही थी। गाल उसके बिल्कुल पिचक गए थे, आंखें अंदर धंस गई थीं, डार्क सर्कल्स बढ़ गए थे, अनीमिक सी हो गई थी वो। और उस पर उसके फादर के साथ बदसलूकी की जाती थी। जब उसके फादर उसको लेने आते थे तो उनको घंटों घंटों घर के बाहर, बिल्कुल दहलीज के बाहर धूप में वेट कराया जाता था। उसके बाद भी वो अगर लेके चले गए तो ये शर्त होती थी कि जब वो वापस आएगी तो साथ में तोहफे होंगे हर किसी के लिए। अगर तोहफे नहीं हुए तो उसको घर में आने की इजाजत नहीं है। इसी बीच एक दिन जब वो अपने घर गई प्रियंवदा तो अपनी मां से लिपट के बहुत रोई। उसकी मां से उसकी हालत देखी नहीं गई। मां ने फिर डिसाइड किया कि वहां की जो नोन दाई मां है उनके पास ले जाएगी। अच्छा, दाई मां उस वक्त फेमस थी औरतों को ऐसा जाप देने के लिए कि वो अपने पति को अपने वश में कर सके, क्योंकि वो दाई मां थी जो सिर्फ दाई मां नहीं थी बल्कि कहते हैं कि उनको तांत्रिक विद्या भी आती थी। तो प्रियंवदा की मां उसको दाई मां के पास ले गई। दाई मां ने प्रियंवदा की पूरी बात सुनी। प्रियंवदा ने रोते रोते उनको सब कुछ बताया, मारने पीटने की बात, उसकी सास की बात, सब कुछ। तब दाई मां ने उसको एक जाप दिया। उसको बोला कि रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही ये जाप करो। एक नंबर ऑफ टाइम्स बताया, इतना पढ़ो और पानी पे या दूध पे उसको फूंको और फिर वो पानी या दूध अपने पति को पिलाओ। ये कंटिन्यूसली करना है। वो जाप उसको लिख कर दे दिया। लेकिन एक क्रिया और बताई। ये क्रिया प्रियंवदा के लिए बहुत डिफिकल्ट थी क्योंकि प्रियंवदा एक शुद्ध शाकाहारी परिवार से आती थी। ये क्रिया थी हर हफ्ते एक मुर्गे की बलि और बलि देने के बाद उसका खून एक कटोरी भर पीना। ये बहुत मुश्किल था, लेकिन प्रियंवदा के साथ जो उस घर में हो रहा था और मिथिलेश जो उससे दूर हो रहा था उसको ठीक करने के लिए प्रियंवदा कुछ भी करने को तैयार थी उस वक्त। जब प्रियंवदा वापस आई तो उसने वो जाप शुरू किया। रोज रात को जब सब सो जाते थे वो जाप किया करती थी और मिथिलेश के बगल में जो पानी का गिलास रखा होता था उसमें फूंक दिया करती थी। रोज सुबह को सबके उठने से पहले उसका जाप करती थी और जो सुबह दूध पिया करता था उसमें वो फूंक दिया करती थी। और हर हफ्ते एक मुर्गी कहीं से लाके पीछे आउट हाउस में जाके उसकी बलि देती थी, उसको वहीं गाड़ दिया करती थी और उसका खून जो था वो एक मिट्टी के बर्तन में करके पिया करती थी। प्रियंवदा को ये लगा कि ये काम कर रहा है क्योंकि कुछ टाइम के लिए मिथिलेश थोड़ा सॉफ्ट हो गया था। रात में टाइम पे आ भी जाता था, प्रियंवदा के साथ बैठ भी जाता था, बातें भी करता था और यहां तक कि उसने अपनी मां के सामने प्रियंवदा के लिए स्टैंड भी लेना शुरू कर दिया था। मां को काउंटर करने लगा था और प्रियंवदा का फेवर करने लगा था। प्रियंवदा को लगा कि ये जाप काम कर रहा है। अब ये प्रियंवदा को लगा कि जाप की वजह से है
या ये मिथिलेश का अपना कुछ बदलाव था, या ये प्रियंवदा का भ्रम था, नहीं कह सकते। लेकिन जो भी था, कहते हैं ना कि ऐसी चीजें बहुत वक्त तक नहीं चल सकती। ऐसे जादू, ऐसे जाप बहुत वक्त तक आपको सक्सेस नहीं दे सकते। प्रियंवदा के साथ भी वही हुआ। एक रात जब मिथिलेश अपनी पार्टी से दूत होके अपनी पुराने ज़माने की कार चलाता हुआ, खुद चलाता हुआ आ रहा था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट इतना भयानक था कि एक्सीडेंट में ही मिथिलेश की मौत हो गई। बस उस दिन से प्रियंवदा के टॉर्चर का एक नया चैप्टर शुरू हुआ उस घर में। जैसे ही मिथिलेश का अंतिम संस्कार हुआ, प्रियंवदा को उस घर से बाहर निकाल दिया गया और आउट हाउस में डाल दिया गया। यहां तक कि उसका पानी, उसका खाना, उसके बर्तन, उसके कपड़े, उसके रहने की चारपाई सब अलग कर दी गई। अब उसको आउट हाउस में ही रखा जाता था। वहीं एक चारपाई देती थी, उसी पे वो सोया करती थी। काम अभी भी घर के सारे वही करने होते थे, सिर्फ सफेद कपड़े पहनने हैं। मिट्टी के बर्तन में खाना खाना है, मिट्टी के बर्तन में पानी पीना है, और खाने के लिए जो चीजें दी जाएंगी वो खुद पकानी है, खुद खानी है, पूरे दिन में सिर्फ एक बार। उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। ऐसी हालत तो घर के नौकरों की भी नहीं थी जैसी हालत उसकी हो गई थी। ऐसा लग रहा था शायद घर के सारे लोग उसको बस किसी तरह मरता हुआ देखना चाहते हैं। आउट हाउस में उसकी हालत बद से बदतर, इतनी ज्यादा बद से बदतर हो गई थी कि वो प्रियंवदा नहीं रही थी जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी। उसके हाथों की हड्डियां नजर आने लगी थीं, उसके पैरों की हड्डियां नजर आने लगी थीं, उसकी ये वाली स्किन अंदर चली गई थी, एक अजीब सी हो गई थी वो। इस बीच गर्मियां आ गई, बहुत शदीद गर्मियां। आउट हाउस में पंखा तक नहीं था। उसको गर्मी ज्यादा लगती थी तो गर्मी से प्यास भी ज्यादा लगती थी। एक रात उसको लगा कि वो पानी लेके सोई है, लेकिन पानी था नहीं। बीच रात में जो उसकी आंख खुली, उसने देखा उसकी सुराही में पानी नहीं है, तो वो थोड़ी सी निराश सी हो गई, लेकिन प्यास बहुत लगी थी। तब उसको याद आया कि जो बावर्ची खाना है, किचन है, उसका एक पीछे का गेट है जो रात को खुला छोड़ा जाता है, ताकि सुबह सुबह जो महाराज हैं, जो खाना बनाने आते हैं, वो उस गेट का इस्तेमाल करके अंदर आ सके और सबके उठने से पहले उन सब का मनपसंद खाना जो वो सुबह खाया करते हैं वो तैयार करके रखें। भाई बड़े रसूख वाले खानदानों में तो यही हुआ करता था। तो प्रियंवदा ने सोचा कि अपनी सुराही लेकर जाएगी, रात का वक्त है, सब सो रहे होंगे, उस दरवाजे से अंदर घुसेगी, किचन में जाके पानी भरेगी और फटाफट बिना किसी को बताए और बिना किसी के जाने वापस आ जाएगी। वो सुराही लेकर चली, किसी तरह दरवाजे तक पहुंची, आहिस्ता आहिस्ता दबे पांवों से वो किचन के अंदर एंटर हुई। पानी भर ही रही थी कि अचानक लाइट खुली और सामने खड़ी थी उसकी सास। सास ने उसको देखा और चिल्लाने लगी। चिल्ला चिल्ला के सारे घर वालों को उठा लिया और उसको बाल से पकड़ के गिरा दिया और घसीटते हुए बाहर लेके आई। सारे लोग जब इकट्ठे हुए तो पहले सबसे उसको पिटवाया कि रात में किचन में आई थी बिना किसी को बताए। उसको बाल से घसीट के बाहर आउट हाउस तक ले गई। जितने लोग इकट्ठे हुए थे सब उसको मार रहे थे, आउट हाउस में ले जाके भी मार रहे थे। इसकी सास ने और लोग भी बुला लिए थे जो इनके सर्वेंट्स हैं, पहलवान जो इनकी रक्षा किया करते हैं, बॉडीगार्ड वगैरह जो भी होते थे, उन सब को बुला लिया था। सब उसको मार रहे थे क्योंकि अब उसकी सास के अकॉर्डिंग उसने इल्जाम लगाया था कि ये चोरी भी करती है, रोज रात को किचन में आती है और यहां से चीजें चोरी करके अपने आउट हाउस में रखती है जहां ये रोज सोती है। तो अब लोगों से बोला गया कि इसके जगह की तलाशी लो जहां ये रहती है। उसकी किस्मत देखिए कि जब वहां पे तलाशी ले रहे थे तो जो दाई माँ के रिचुअल्स की चीजें थीं, यानी कि चिकन की हड्डियां, सिंदूर, कुछ धागे, वो सब मिलने शुरू हो गए। और जब वो मिले और उसकी सास के सामने रखे गए तो जैसे उसके दिमाग के सारे फ्यूज उड़ गए। उसने अब सबके साथ मिलकर इसको चुड़ैल, डायन का टैग लगा दिया था। उसने यहां तक बोल दिया था कि इसी की वजह से मिथिलेश की मौत हुई है।
यही है जिसने मिथिलेश को मरवाया है अपना क्रिया विरिया करके। और अब ये बोला गया कि इसको आउट हाउस में नहीं रख सकते क्योंकि वहां ये अपनी क्रियाएं करती है, तो वहां से क्रिया करके भाग सकती है। तो इसको ऐसी जगह रखो जहां भाग नहीं सकती, ताकि अगले दिन पंडित जी को बुला के, उपाध्याय जी को बुला के इसका इलाज किया जा सके और इसको परमानेंटली कुछ इसका किया जा सके। तो उसको घसीटते हुए वापस हवेली में लाया गया, मारते पीटते। वो गिड़गिड़ाती रही, हाथ जोड़ती रही, माफ़ी मांगती रही, बोलती रही कि उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। कौन सुनता है ऐसे लोगों की। उसको घसीटते हुए ले जाके सेकंड फ्लोर के एक ऐसे रूम में बंद कर दिया जो उस वक्त स्टोरेज हुआ करता था, जिसमें पुराना फर्नीचर वगैरह पड़ा था। वो अपनी ज़िंदगी से इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि उसने खुद को उसी कमरे में पड़े केरोसिन ऑयल से आग लगा ली थी। वो पूरा कमरा झुलस गया था और उसके साथ झुलस गई थी प्रियंवदा पूरी तरह से। और प्रियंवदा की उस दिन मौत हो गई थी। जब सुशील ने ये निरंजन और सरोज को बताया तो सरोज का जैसे मुंह खुला रह गया और आंखें फटी की फटी रह गईं। सरोज को यकीन नहीं आया कि इतनी बड़ी बात उससे छुपाई गई इतने साल। सरोज को सिर्फ ये पता था कि उस कमरे में आग लगी थी और किसी एक सर्वेंट की या किसी नॉन इंपॉर्टेंट बंदे की वहां मौत हो गई थी, सिर्फ इतना पता था। निरंजन को भी कुछ याद नहीं था ज्यादा, वो बहुत छोटा था। जब सुशील ने ये बातें बताई तो निरंजन और सरोज दोनों ही खामोश हो गए थे। इसी बात को कंटिन्यू करते हुए सुशील ने बताया कि जिस दिन से प्रियंवदा की मौत हुई थी उस दिन से उस घर में कुछ भी ठीक नहीं हुआ। धीरे धीरे करके उस घर के सीनियर्स की मौत होने लगी। कई लोगों की एक के बाद डेथ हुई। नुकसान में जाने लगा सारा बिजनेस, पैसे खत्म होने लगे। बहुत सारी मुसीबतें इस घर पे आईं और इसीलिए उस वक्त जब सुशील बड़े हो रहे थे तो उन्होंने ये घर, ये मुल्क छोड़ के बाहर जाने का फैसला किया था। हाँ, जाने से पहले उन्होंने उपाध्याय जी को बुला के पूरे घर का एक क्लेंस कराया था, हवन कराया, पूजा कराई थी और खास तौर से उस कमरे के जिस कमरे में यह हादसा हुआ था। और वहां उपाध्याय जी ने एक कलश, वहां की राख को उस कलश में डाल के बंद किया था और उस पे धागा बांध के उसको आउट हाउस की एक दीवार में चुनवा दिया था। जब सुशील ने यह बताया तो निरंजन एकदम से अटेंटिव हो गया, जैसे उसको कुछ याद आया। तो सुशील ने भाप लिया। सुशील ने बोला, निरंजन से क्या हुआ? ये बात सुन के तुम एकदम से हैरान क्यों हो गए? भैया, वो कुछ दिन पहले मनोज ने बताया था कि जिस दिन वो मजदूर की मौत हुई थी उस दिन वो वापस आउट हाउस गया था। वहां उसने देखा कि दीवार टूटी पड़ी है और एक कलश दीवार में एक खांचे में रखा हुआ है। तो मनोज ने काफी देर तक उसको देखा, निकाला नहीं, जो वहीं पास पड़ी सीमेंट और मलबे से उसको वहीं दबा दिया था। जैसे ही सुशील ने यह सुना कि वो कलश वहां से दिख चुका है, दीवार से कहीं ना कहीं वो बाहर आ चुका है, सुशील फौरन घबरा गया और निरंजन से बोला, निरंजन तुम इसी वक्त, जैसे ही बच्चे ठीक होते हैं, तुम बच्चों को लेके वापस निकलो। मैं यहां सब संभाल लूंगा। एक और बार उपाध्याय जी को बुलाना पड़ेगा, एक और बार पूजा होगी, क्योंकि ये जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। वो कलश वहां पर किसी वजह से था, वो कलश बाहर आया है, इसलिए ये सब हो रहा है बच्चों के साथ। ये और नहीं हो सकता। तुम बच्चों को लेके फौरन चले जाना जैसे ही वो ठीक हो जाए। निरंजन और सरोज ने एक दूसरे की तरफ देखा और फैसला किया कि इट्स नॉट वर्थ सेलिंग दिस हवेली। बच्चों से ज्यादा कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं है। तो जैसे ही बच्चे वहां से डिस्चार्ज हुए, सारे के सारे अपना सामान पैक करके एयरपोर्ट गए और वहां से फ्लाइट पकड़ ली। इधर सुशील ने वहां की सारी जिम्मेदारी उठा ली, उपाध्याय जी को बुला के दोबारा कलश रखवाने की। फ्लाइट में विंडो सीट पर बैठी हुई है प्रियंका, उसके बगल में बैठी है सरोज, दूसरी तरफ बैठा है निरंजन और निरंजन के बगल में दूसरी विंडो सीट पर बैठा हुआ है रोहन। प्रियंका
विंडो पे लीन करी हुई है, बाहर देख रही है और बाहर देखते देखते अपनी माँ से बोलती है, मम्मी, उसने खुद को आग नहीं लगाई थी, उसको जलाया गया था मम्मी। मैंने सब देखा था उस रात को, उसने मुझे दिखाया था सब। मैंने उसका दर्द महसूस किया था मम्मी। उसको जलाया गया था, वो मरी नहीं थी, उसको मारा गया था मम्मी, उसको मारा गया था। ये थी निरंजन और उनकी फैमिली की कहानी। अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट करना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि कोई इस कहानी को सुनकर मज़े लेगा या उनको अच्छी लगेगी तो आप उनके साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिए, और बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब हम हर संडे आपके लिए एक नई कहानी लेके आएं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि हमने एक नई कहानी अपलोड कर दी है। तब तक के लिए हमारी और कहानियां सुनना ना भूलें। सुनते रहिए द डर डायरीज, मेरे यानी अहमद फराज के साथ।